हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपी टेट वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक 100 तक के सवाल सॉल्व कर लिए थे। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी उनसे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सवाल हमें दे रखा है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 3x डिग्री, 3x प्लस 45 डिग्री, 4x माइनस 4 डिग्री एंड x डिग्री। तो द वैल्यू ऑफ x इज, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक चतुर्भुज के कोणों की माप ये दे रखी है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, चारों कोणों की जो माप हमें दे रखी है वो लिखेंगे। प्लस 3x प्लस 45 डिग्री प्लस 4x माइनस 4 प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। तो इनको जोड़ लेंगे हम, x वाली वैल्यू एक तरफ हो जाएगी, 3x 4x 10x और 1 11x। ये हो गया 11x। ये कितना हो गया 45, और यहाँ 1, ये जो 4 है ये माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 41 इक्वल टू कितना हो गया 360। अब ये है 11x यहीं रहेगा, 41 उठ के इधर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, 360 माइनस 41। ओ कितना बचेगा ये, 319 बचेगा, है ना। 41 जाएगा, 319 बचेगा, बटे में 11 इधर आ जाएगा, एक से इधर ही रहेगा। इसको इससे काट देंगे तो 11 दूनी 22, कितना बच रहा है हमारा 9, 11 नाम 99। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 29, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 102। हमें दे रखा है 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। मतलब ये एक सूत्र की अलजेब्रिक सूत्र जो होता है उसकी वैल्यू दे रखी है। इसमें हम सिर्फ, जैसे सूत्र जो अगर हमें याद हो तो 8 - 7 करेंगे, और सीधा सीधा जैसे ये ए की वैल्यू है ये बी की वैल्यू है, तो ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू ये पूरी दे रखी है। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा 1। अब 1 कैसे आया, ये आपको, मैं आपको जो सूत्र है उसको बताता हूँ। सूत्र हमारा क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल में होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ये सूत्र जो है ये ए माइनस बी के होल क्यूब के सूत्र से ही निकला हुआ है। ए माइनस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है हमारा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ये हमारा ए माइनस बी वाला सूत्र होता है। अब यहाँ से ए माइनस, हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, ये वाला पक्ष उठाकर इधर ले आएंगे। ए माइनस बी का होल क्यूब एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस से उठ के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गया 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। कोष्टक के अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ क्या बचा हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। तो यहाँ से ए माइनस बी यहाँ पर है, ए माइनस बी यहाँ पर है, ए माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये घात 3 थी, एक यदि बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं एक बार लिख ही देता हूँ, अगली बार में हम वर्ग कर लेंगे, प्लस 3ab, है ना। अब यहाँ क्या होगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, और ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, है ना। ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, है ना, इक्वल टू ये एज इट इज़ रहेगा। और इधर हमारे पास बाहर क्या है, ए माइनस बी है ना। तो यहाँ से ये 3ab में से -2ab होगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ab। तो यहाँ पर बचेगा कितना, ये ab प्लस का रहेगा, क्योंकि ये जो 3ab है ये प्लस का है। छोटी संख्या माइनस की है, बड़ी संख्या प्लस की है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये हो गया। और इधर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब चल रहा था, तो ये वाला पक्ष पूरा उठ के इसके बटे में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये वाले वैल्यू हमें निकल जाएगी, ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
इस तरह से ये सीधी सीधी ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट मान पुट करेंगे इसमें और उत्तर निकाल लेंगे। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 103 हमें दे रखा है। इसमें हमें बोल रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू दे रखी है, इनका योग ज्ञात करना है। तो हम एक्स वाली वैल्यू अलग रख लेंगे, जैसे यहाँ 14x है, इधर 7x है, तो 14 में से 7 गया तो 7x बचा हमारा, प्लस अब वाई वाली वैल्यू देख लेंगे, यहाँ 10y है, यहाँ 10y माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस 12xy है, इधर क्या है 8xy, और इधर 4xy, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अलग अलग मान, अलग अलग पद हैं, ये कॉमा लगा है ना, तो ये हो गया 12xy, और इधर ये माइनस का 12xy, तो ये भी कैंसिल हो गया, मतलब ये वाला भी सोल्व हो गया। अब हमारे नंबर बचे सिंगल डिजिट वाले, मतलब बिना एक्स वाई वाले। तो यहाँ 18 है और यहाँ 13 है, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5 शेष बचेगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, 104 वाला दे रखा है हमें, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ है 16p6 क्यू 4p5 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 2 प्लस आर क्यूब। इधर दे रखा है हमें 24p³ क्यू क्यूब, है ना। तो इसमें से क्या बताना है कि का सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसका जो सिंगल बिना पीक्यूआर वाला नंबर है, जो सिंगल ये डिजिट वाला नंबर है, इसमें हम देखेंगे, है ना। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 और 12, ऐसा कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम छोटी संख्याओं से शुरुआत करेंगे, तो 3 का तो इन 4 में भाग नहीं जाएगा, और 16 में भी नहीं जाएगा, 24 में जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कौन सा, 4, तो 4 का 4 में चला जाएगा, 16 में चला जाएगा, 24 में चला जाएगा, तो ये हो सकता है। फिर p³ यहाँ p⁴ है, यहाँ p⁵ है, और यहाँ p⁴ है, तो हमारा क्या हो गया, 4p³ इतना हो गया। फिर q का देखेंगे हम, q इसमें चला जाएगा, फिर क्यू स्क्वायर, यहाँ बड़ी वैल्यू कोई दिक्कत ही नहीं है ना, और यहाँ भी q⁴ है, तो यहाँ हमारा 4p⁴ और q ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, दे रखा है किसी संख्या के 4/5 का 20% 60 है, मतलब कोई संख्या है उसका 4/5 का मतलब होता है गुणा, का या ऑफ जहाँ भी लग जाए हमें क्या करना है, गुणा करना है। 20% इक्वल टू क्या है, 60 है ना। तो इसको काट देंगे, 20/100 और 5×5 25, तो ये 25 इधर आ जाएगा ऊपर, और ये 4 में चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया कितना, 15×4 60, वो 15 का यदि 25 में गुणा करेंगे तो 25×5 125 का 5 हासिल 12, 25 कम 25 और 12 37, तो ये हो गया हमारा कितना, 375। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 106 में दे रखा है, एक ट्रेन पहले स्टेशन पर 1/3 यात्रियों को छोड़ती है और 50 यात्रियों को और ले जाती है, मतलब पहले स्टेशन पर 1/3 को उतार देती है और 50 को चढ़ा लेती है। दूसरे स्टेशन पर यह शेष यात्रियों में से जो बचते हैं उनमें से आधे को उतार देती है और 25 यात्रियों को और ले जाती है, मतलब बिठा लेती है। यदि अब ट्रेन में 150 यात्री बचे तो शुरुआती बिंदु पर ट्रेन में कितने यात्री थे, मतलब अभी वर्तमान में यदि 150 आदमी बचे तो शुरुआत में कितने थे। तो एक्स की मेथड से यदि हम इसको करेंगे तो ये लंबा जाएगा, इसलिए हम इसमें लॉजिक लगाते हैं, मतलब ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या देखना है, तो पहले स्टेशन पर 1/3 यात्रियों को छोड़ती है, मतलब उसमें जितने भी यात्री होंगे उसमें से 1/3 को वो पहले स्टेशन पर छोड़ रही है। तो 1/3 निकालने के लिए हमें इन संख्या में ऐसी संख्या सेलेक्ट करनी है जिसमें 3 का भाग चले जाए। जैसे 1/3 किसी नंबर का निकाल रहे हो तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, है ना। नंबर्स कोई भी हमारा दशमलव में नहीं आएगा, तो 200 में, 250 में और 350 में हमारा 3 का भाग नहीं जाएगा, जाएगा लेकिन दशमलव में वैल्यू जाएगी। तो हम सीधा ऑप्शन कौन सा पुट करेंगे, 300 वाला। अब 300 यात्री हम यदि मानते हैं, हम ऑप्शन की मदद से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तो 1/3 यात्रियों को छोड़ती है, मतलब 300 का 1/3 वो उतार रही है, मतलब कितने यात्री उतार दिए उसने, 100 यात्री उतार दिए पहले स्टेशन पर। अब बचे कितने उसके पास, 200 यात्री बचे, और 50 यात्रियों को और ले जाती है। यहाँ पर कितने चढ़ा लिए उसने, 50 चढ़ा लिए, तो टोटल अब उसके पास दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए 250 हो गए, ये दूसरे स्टेशन पर पहुँचने के लिए। दूसरे स्टेशन पर यह शेष यात्रियों में से जो 250 बचे हैं उनमें से आधे को उतार देती है, मतलब इसके आधे कितने हुए, 125,
यहाँ कितने बचे अब उसके पास 125, और 25 यात्रियों को ले जाती है, मतलब यहाँ से जो दूसरे स्टेशन से 125 को उतारती है और 25 को वापस चढ़ा लेती है। तो यहाँ कितने हो गए अब इसके पास, 150 यात्री हो गए, है ना, दूसरे स्टेशन से निकलते समय। तो शुरुआती बिंदु पर ट्रेन में कितने यात्री थे, यदि अब या ट्रेन में 150 यात्री बचे हो, तो इसका भी 150 बच रहा है और हमारा भी 150 बच रहा है, मतलब हमारे उत्तर की पुष्टि यहाँ पर हो गई है, हमारा जो हमने ऑप्शन सी लिया था वो सेटिस्फाइड हो गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, 107 नंबर हमें दे रखा है, दृष्टिहीन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो बच्चे देख नहीं सकते उनकी आवश्यकताओं की को पूरा करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी। यदि आप शिक्षक हैं तो आप दृष्टिहीन बच्चों की किस तरह से आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, कक्षा में पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे कोई बच्चा दृष्टिहीन है तो उसे आप, जैसे बच्चे को मतलब दूर से देखने में समस्या हो रही है, तो उसे आप आगे बैठा लेंगे। आगे बिठाने से ये होगा कि आप उस पर प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे और बच्चे की मॉनिटरिंग अच्छे से कर पाएंगे। अब इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें उचित मिलता है। वैकल्पिक शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियां, बिल्कुल ऐसा, संभवतः ऐसा ही होना चाहिए कि वैकल्पिक शिक्षण अधिगम, मतलब उस बच्चे के लिए विशेष करके हमें कोई वैकल्पिक शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियां उपयोग करना चाहिए। अगला ऑप्शन हमें दे रहा है शिक्षार्थियों को मतलब जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, उसको एक विशेष शिक्षक के पास भेज देंगे, कोई एक विशेष शिक्षक है उसके पास भेज देंगे। तो ऐसा हम कतई नहीं करेंगे, उन्हें गणित के स्थान पर कोई अन्य विषय दे देंगे। बिल्कुल कोई भी बच्चा हो, उसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता हो, तो उसे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का मना नहीं करेंगे। ये हमारे जो शिक्षण सिद्धांत है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि आप बच्चे को इग्नोर नहीं करेंगे, बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मना नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। गणित सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ेगा भाई? गणित के बिना उसका जीवन अधूरा है। उन्हें गणित में उच्च अंकों के साथ जोड़ेंगे, किसी भी तरह के अंकों के साथ हमें बच्चे को नहीं जोड़ना है, किसी भी तरह की उसमें जो है तुलना नहीं करना है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बच्चे की वैकल्पिक शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन की विधियों को लेंगे हम और दृष्टिहीन बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, जैसे हमने ये दृष्टिहीन बच्चे के लिए ब्रेल लिपि, ब्रेल उपकरण, ये यहाँ पर ऑप्शन, मतलब ये जो मैंने उसका सार दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसको आप पढ़िएगा। जैसे ब्रेल उपकरण, ऑडियो उपकरण, है ना, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन ऐप्स और स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का मतलब होता है हम बोलते जाते हैं और स्क्रीन पर लिखाता जाता है, तो वो स्पीच टू टेक्स्ट हो गया। फिर स्पर्श संवेदक सामग्री, जैसे टेक्सचर पेपर और मॉडल इत्यादि, है ना, सुविधाजनक टेक्नोलॉजी और विशेष तकनीकी उपकरण, पोर्टेबल डिवाइस इत्यादि इत्यादि, बहुत से ऐसे साधन हैं जिनसे हम दृष्टिहीन बच्चों की मदद कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूरी कर सकते हैं, है ना। तो आगे देखेंगे हम अब। सवाल नंबर 108 हमें दे रखा है, पाठ्य योजना का अर्थ विस्तृत विवरण है जिसे एक शिक्षक में पूरा करता है। पाठ्य योजना क्या होता है? लेसन प्लान, जो शिक्षक एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित सिद्धांतों, निश्चित उद्देश्यों के साथ पूरे सेशन के लिए, हाफ ईयर के लिए या त्रैमासिक के लिए जो भी लेसन प्लान बनाता है, उसके बारे में शिक्षक मतलब ये ऑप्शन डैश डैश दे रहा है कि किस में पूरा करता है। अनिश्चित अवधि में कर रहा है, बिल्कुल गलत है। अनिश्चित अवधि में यदि हो रहा है तो वो लेसन प्लान ही नहीं है ना, वो निश्चित काल अवधि में या निश्चित अवधि में पूरा होगा। पूरे दिन में एक दिन के लिए लेसन प्लान नहीं बनाया जाता, है ना। दिए गए विकल्पों में से कोई एक नहीं, कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सटीक उत्तर होगा, है ना। लेसन प्लान क्या होता है? निश्चित कालावधि में पूरा होता है, डेफिनेट टाइम में। अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर, ये जैसे पाठ्य योजना के बारे में दे रखा है हमें, एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करता है। जो शैक्षिक प्रक्रियाएं होती है, जो क्लास की गतिविधि होती है, उसे संचालित करने में मदद करती है क्या? लेसन प्लान, है ना। यह एक सामान्य पाठ्य योजना के ढांचे का उदाहरण दिया गया है। जैसे सब्जेक्ट का चयन होता है, कौन सा विषय ले रहे हैं, हम गणित ले रहे हैं, तो गणित को पढ़ाने के लिए एक क्या क्या उद्देश्य होंगे, फिर उसकी सामग्री क्या क्या होगी, बच्चे के पूर्व ज्ञान क्या है जिससे हम आगे का ज्ञान बढ़ा सकें, है ना, गतिविधियाँ किस तरह की होगी, उसके बाद में मूल्यांकन होगा, गृह कार्य होगा और उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। इस तरह से हम पाठ्य योजना में
संपूर्ण चीज़ों का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, शिक्षण और अनुसंधान के बारे में सबसे समझदार विकल्प विचार कौन-सा है? मतलब सेंसिबल आइडियाज़, मतलब सही जो उचित ऑप्शन है वो कौन-सा है? वे 2 पूरी तरह से अलग-अलग प्रकार की गतिविधियाँ हैं। कौन-कौन सी? शिक्षण और अनुसंधान। शिक्षण और अनुसंधान एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम अ, टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पर हम खोज भी कर सकते हैं। जैसे कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें प्रैक्टिकल करते-करते वो उनकी जानकारी होती है और आगे का उसके बारे में हम प्लान कर सकते हैं। तो मतलब आगे वाली आने वाली जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें वो सहायक सिद्ध होते हैं। वे एक साथ नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, वो एक साथ अलग-अलग प्रकार की गतिविधियाँ बिल्कुल नहीं हैं। और आप एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना? वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करते हैं, बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वो सामंजस्य रखते हैं और एक दूसरे के साथ जो है सहायक रूप में सिद्ध होते हैं। शिक्षण और अनुसंधान। अगला सवाल है हमारा, विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व के विकास के लिए कौन कौन अधिक आवश्यक है? गृह कार्य, मौखिक कार्य और स्वाध्याय और ड्रिल कार्य, कौन इसमें से जो है विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व के विकास के लिए? तो उत्तरदायित्व के विकास के लिए सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है ना? बच्चे को स्वाध्याय करवाना उसके स्वयं के जो विकास के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। तो ये आज हमने 110 तक सवाल सॉल्व किए। हम इसको यहीं तक रखते हैं। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।